शुक्रिया प्रियदर्शन जी। शुक्रिया हंस, मुझे मौका देने के लिए। मैं बचपन से ही ओपनिंग बैट्समैन बनना चाहता था, लेकिन मालूम नहीं था कि बाउंसर इतना तेज़ी से आता है। क्यों, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा था आराम से बैठूंगा, सूखूंगा और उसके बाद मैं फिर जानूंगा कि और लोग क्या कह रहे हैं और उसके बाद फिर अपनी कोई बात रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहुत शुक्रिया। जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो या जब ये कहा गया, रचना जी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं इस विषय पर बोलूं, तो मैंने ये कहा कि ये देश तो बोलने वालों का है, मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ, आप 7-8 मिनट दे दीजिएगा ताकि ज़्यादा बातचीत हो पाए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये फॉर्मेट नहीं है, आपको 15 मिनट मिलेंगे। तो 15 ही मिलेंगे ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये मैं बताना भूल गया था, अच्छा कि आपने बता दिया। हाँ, तो जो बातें अभी तक कही गई हैं और जिस तरह का जो यहाँ हम लोगों का पैनल है, उसको देखकर किसी को भी ये लगेगा कि विषय के चुनाव के साथ में जो लोग जिस विषय के, जिसे उप विषय कहा जाता है, सब कैटेगरी कहा जाता है, उसके बारे में भी सजग हैं। तो मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं पासमानदा आंदोलन पर लिखता पढ़ता रहा हूँ, तो कहीं मेरा नाम भी उसी संदर्भ में रहा ही होगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ ही अपना जो थोड़ा बहुत लिखने का था वो लिख कर आया हूँ। पढ़ूंगा नहीं, बोलूँगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके नज़रिए से हमें एक और संदर्भ बिंदु मिलेगा जाति के सवाल पर वापस लौटने का। तो ये तो एक मुझे लगता है कि पहली क्लैरिफिकेशन मेरी है। दूसरी बात ये कि जब ये विषय मेरे सामने आया तो इसमें जाति 2 बार आई, जाति जाति क्यों नहीं। तो पहली जाति का मेरे ख्याल से अच्छे से विश्लेषण हो चुका है। दूसरी जो जाने वाली बात है उसकी, वो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। इसलिए ये जो संदर्भ बिंदु है उस पर बात करना मुझे लग रहा है कि ज़्यादा प्रासंगिक है मेरे नज़रिए से। जाति का सवाल मेरी नज़र में बड़ा संवेदनशील सवाल है। जैसे कहा प्रियदर्शन जी ने भी और पहले संजय जी ने भी कहा कि हम बड़े संवेदनशील हो जाते हैं, और ये क्योंकि हायरार्किकल है, उसमें एक पूरी सीढ़ी है, और जो ऊपर की सीढ़ी है उसके लिए कहना आसान है कि मैं तो जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जो उसको भुगतता है, नीचे की सीढ़ी पर है, उसके लिए कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि उसके हर कदम पर, उसके अस्तित्व से जुड़ी हर प्रश्न पर जाति कहीं ना कहीं पर आ जाती है। इसलिए ये सवाल बड़ा संवेदनशील सवाल है। एक दूसरी बात ये कि ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर ये संवेदनाओं का सवाल है तो ये बराबरी और गैर बराबरी का भी सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं पर संवेदना और बराबरी गैर बराबरी के सवाल से जूझते हुए हमने एक चीज़ को थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया, और वो दूसरी वाली जाति यानी जाति क्यों नहीं वाले सवाल पर हमने कहीं कम सोचना शुरू किया। अभी जो बातचीत हुई उसमें अंबेडकर आए, उसमें गांधी जी आए, उसमें लोहिया भी आए, लेकिन सवाल तो हमारा है। अंबेडकर, गांधी, लोहिया हमारे संदर्भ बिंदु हो सकते हैं। उनका समाज अलग था, उनकी दुनिया अलग थी, उनकी राजनीति अलग थी। उन्होंने अपने सवालों का जवाब एक पद्धति से दिया। हाँ, उनकी पद्धति प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन उस पद्धति के ज़रिए हम अपने सवालों के जवाब कैसे निकालेंगे, ये मेरे लिए बड़ा विषय रहता है हमेशा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अम्बेडकर पढ़ना, लेकिन मैं जब भी अम्बेडकर को पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा इस बात का एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं पर पद्धति की ओर इशारा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पर जो उनका हल है वो संदर्भ के अनुकूल है। इसलिए हमें अपने संदर्भ को जानना ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो जाति का दूसरा मायना है, जाति क्यों नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक जीवन में जब भी हम अपनी बहुल अस्मिताओं के साथ प्रवेश करते हैं, तब हमारे सार्वजनिक सरोकार में जाति की एक अहम भूमिका होती है। सवाल ये है कि जो सार्वजनिक सरोकार हैं उनका चरित्र क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम समाज, एक बड़ा अच्छा शब्द था जिसके बारे में आजकल बात नहीं होती है, जिसे समाज सुधार कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं पर धूमिल हो गया है। इस विषय पर मैं बाद में आऊँगा, और अब मैं अपने संदर्भ बिंदु पर लौटता हूँ। मेरा संदर्भ बिंदु ये है कि मुसलमानों के बीच में जाति, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें रिसर्च करने का, शोध करने का एक ख़ास तरीक़ा दिया जाता है, और क्योंकि हम सभी शोधार्थी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पर व्यावसायिक भी होते हैं, प्रोफेशनल भी होते हैं, और प्रोफेशन, हमारे प्रोफेशन की, और ये आप समझिए कि ये मेरा अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म है,
हमारे प्रोफेशन में एक चीज़ कही जाती है कि आप नए तरीके से क्या बात कहें उसकी मार्केट बन जाती है। तो मुसलमानों में जाति का सवाल जो है वो तकरीबन इसी तरह से प्रस्तुत किया गया, एक आविष्कार के रूप में। दुनिया में जितने लोग, जैसे ही मैं कहूँ मुसलमान, आप अपने आज इर्द गिर्द जानेंगे और थोड़ी देर बाद जब बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं। जिस तरह की जाति व्यवस्था हिंदुओं के बीच में होगी, हिंदू समाजों में होगी, उसी तरह की कुछ न कुछ ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा तो मुसलमानों के बीच में भी होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन मुसलमानों में भी जाति होती है, इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि जैसे कोई आविष्कार कर लिया गया हो। और वो आविष्कार इतना अब पुराना और बासी सा लगता है कि हम ये भूल जाते हैं कि वो डिस्कवरी को लेकर के आगे क्या हुआ। जिन लोगों ने इस बात को उठाने की कोशिश की, आंदोलन किया, पहली बात तो ये आंदोलन कोई नया नहीं है, जिसमें पासमानदा आंदोलन जिसकी बात की जाती है वो नया आंदोलन नहीं है, काफ़ी पुराना आंदोलन है। लेकिन उस पासमानदा आंदोलन ने जैसे जैसे गति पकड़ी, उसके तर्क क्या थे, उसने समाज को कैसे देखा, उसने राजनीति को कैसे देखा और उसने धर्म को कैसे देखा। जो आप बात कर रहे थे धर्म की, वो बहुत अहम बात है कि आखिर धर्म के मामले में पासमानदा आंदोलन ने उसको कैसे देखा। अंबेडकर का जिक्र आपने किया और अंबेडकर का जो की आलोचना है हिंदुइज़्म की, उसका जिक्र किया, तो सवाल उठता है कि क्या पासमानदा आंदोलन भी इस्लाम का वैसा ही कोई आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य देता है या नहीं देता है। तो इसीलिए हमें अपने आज को जानना ज़रूरी है और उस आज में जिस तरह से मुसलमानों के बीच में जाति के सवाल को पासमानदा आंदोलन ने सामने रखा, उस पर मैं 3 बातें करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। पहली बात तो ये कि और ये बड़ा दिलचस्प है कि मुसलमानों में जाति देखने का जो सवाल है उसको आम तौर पे जो चश्मा है वो हिंदू जाति व्यवस्था का है। ये बात कई लोगों ने लिखी है कि ऐसा नहीं है। इम्तियाज़ अहमद का नाम मैं लेना चाहूँगा। इम्तियाज़ साहब ये बराबर कहते रहे कि हाँ, एक ख़ास संदर्भ में, एक ढांचागत तरीके से समाज की संरचना में उसमें काफ़ी एक मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, एक रूपताएँ हैं, लेकिन उसको ये कह देना कि बिल्कुल वैसा ही है, ठीक नहीं होगा। इसीलिए जो अशराफ, अजलाफ और अर्जाल जैसे जो शब्द हमारे सामने रखे जाते हैं, उनको लेकर हम ये ना सोचना शुरू कर दें कि ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। इनके बीच में इनका जो फंक्शनिंग है, इनके जो काम करने का तरीका है इन श्रेणियों का, वो थोड़ा सा अलग है। और उस अलगाव को लेकर पासमानदा आंदोलन ने कुछ बहुत सटीक चीज़ें सामने रखी हैं। पहली चीज़ जो है वो है कि पहली बात तो ये कि जब भी मैं पासमानदा आंदोलन बोल रहा हूँ तो उसका अर्थ ये बिल्कुल ना लिया जाए कि केवल एक ही पासमानदा आंदोलन है। उस आंदोलन में भी कई सारे धड़े हैं, उनके बीच में विरोधाभास हैं, वो अलग अलग तरीके से मुस्लिम पिछड़ेपन को परिभाषित करते हैं। इसलिए मैं यहाँ इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ मैं पासमानदा आंदोलन का जो लेख करने वाला हूँ वो पूरी तरह से अली अनवर अंसारी की लेखन और उनका जो ऑल इंडिया मुस्लिम पासमानदा मुहाज की कार्यशैली है उस पर केंद्रित है। इसमें दूसरे और धड़े हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा। पासमानदा शब्द का अर्थ होता है जो पीछे रह गया, जाति के रूप में और राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों में भी पासमानदा का अर्थ ये है। जब ये शब्द शुरू हुआ और इस बात को कहा गया तो एक और शब्द प्रचलित हुआ, दलित मुस्लिम। तब इम्तियाज़ अहमद जो मशहूर समाजशास्त्री थे, उन्होंने एक लेख लिखा और ये कहा कि ये कहीं गड़बड़ है, दलित मुस्लिम और पासमानदा के बीच का फ़र्क जो है वो स्पष्ट करना पड़ेगा। इस स्पष्टता को लेते हुए पासमानदा आंदोलन ने उससे सीखा और 2024 में, इसी साल जनवरी में, उन्होंने बिहार जाति जनगणना के आधार पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें ये अंतर दोबारा से लाया गया कि दरअसल हम मुसलमानों को 3 श्रेणियों में बांटकर देख रहे हैं, एक अशराफ, एक पासमानदा और एक दलित मुस्लिम। अब ये इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके पहला कैटेगराइजेशन जो है, जो कि हमें सतत रूप से हमारे सामने बार बार आता है, वो है अशराफ, अजलाफ और अर्जाल का। अशराफ का मतलब शरीफ, अजलाफ का मतलब कमतर और अजलाफ का मतलब जलील, नीचा, नीच। इस बात को लेते हुए और 1980 के दशक में ये जब शुरू हुआ आंदोलन, तो अभी तक अगर इसको मोटे तौर पर देखें, और ये 3 इसके पक्ष हैं, इनकी बात करके मैं इसको ख़त्म करूँगा अपनी बात को। ये 3 पक्ष जो हैं, ये तीनों पक्षों को अलग अलग करके देखना ज़रूरी है पासमानदा आंदोलन के। इसका पहला पक्ष जो है वो राजनीतिक और
उसके प्रशासनिक आधारों पर टिका हुआ है। अक्सर ये बात की जाती है कि जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी कैटेगरी है, उसमें मुसलमानों के लिए आरक्षण होना चाहिए। ये बात कहने वाले बहुत से राजनीतिक दल हैं, लेकिन पासमानदा आंदोलन का जो धड़ा, ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम आंदोलन ने कभी भी ये बात नहीं कही है। उनका ऐसा कहना है कि सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर ही ओबीसी कैटेगरी को डिफाइन करना चाहिए और उसको दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। एक हिस्सा जो कि ओबीसी कहलाएगा और दूसरा जो कि अति पिछड़ा कहलाएगा। अगर ऐसा होगा और सेकुलर आधारों पर, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जातिगत पिछड़ेपन की माप होगी, तो मुसलमानों का जो सबसे पिछड़ा तबका है वो अपने आप ही MBC या मोस्ट बैकवर्ड की कैटेगरी में आता चला जाएगा। पहली चीज़ तो ये है, यानी जो भी आप एफर्मेटिव एक्शन करें वो मूल रूप से सामाजिक आर्थिक आधारों पर होना चाहिए, धार्मिक आधारों पर नहीं होना चाहिए। पहला जो डिमांड है वो ये है। दूसरी डिमांड जो है वो ये है कि जो अनुसूचित जाति है, जिसे हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कहते हैं, वो अभी तक सांप्रदायिक है, वो कॉम्युनल है, क्योंकि उसमें सिख, हिंदू और बौद्ध धर्म के मानने वाली जातियां ही शामिल हो सकती हैं। मुस्लिम दलित और ईसाई दलित के लिए उसमें स्थान नहीं है। एक बड़ा 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जिसके आधार पर ये है, वो अभी कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये उल्लेखनीय बात है कि दूसरी जो मुख्य डिमांड राजनीतिक रूप में पासमानदा आंदोलन की है वो ये है कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को, जो अनुसूचित जाति की श्रेणी है, उसको पूरी तरह से हमें सांप्रदायिकता से निकालना चाहिए, उसे पूरी तरह से सेकुलर करना चाहिए। तो ये तो हुआ इस आंदोलन का राजनीतिक पक्ष। अब हम आते हैं इसके सामाजिक पक्ष में। जैसे कि मैंने ये कहा कि जो अशराफ, अजलाफ और अर्जाल की जो कैटेगरीज़ हैं उसको पासमानदा आंदोलन ने पुनः उसको परिभाषित किया है। अब अशराफ हैं, उसके बाद जो है वो पासमानदा मुसलमान है और अंत में दलित मुस्लिम है। और ये जो कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन केवल और केवल आरक्षण के लिए नहीं है। जैसे आपने कहा रोटी बेटी का रिश्ता, तो पासमानदा आंदोलन ने इसको समाज सुधार का विषय भी बनाया है। बराबर ये बात कही जा रही है कि जब तक मुसलमानों के बीच में शादियां नहीं होंगी, जब तक आपस में रोटी बेटी का रिश्ता, और मैंने ये रोटी बेटी का इसलिए कहा कि मुसलमानों में अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती है, तो इसलिए ये ना समझा जाए कि जो छुआछूत है वो केवल हिंदू समाजों में है, बल्कि वो मुस्लिम समाज में भी है। उसको तोड़ने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपस में इस तरह के रिश्ते बनाए जाएँ। और ये बड़ी समकालीन बात है। जिस बात को जो आपने कहा अंबेडकर या उससे पहले लोहिया जिस बात को कहा करते थे, वो बात आज हो रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जाति जाति क्यों नहीं के सवाल पर पासमानदा आंदोलन जितना सशक्त रूप से सामने आया है, उसकी चर्चा जाति विमर्श में होती नहीं है। क्यों है, इस पे सोचने की ज़रूरत है। तीसरा जो पक्ष है वो बहुत दिलचस्प पक्ष है और इस पर अमूमन बात नहीं होती है। धर्म की आपने बात कही। सवाल ये है कि धर्म कभी एक नहीं होता, धर्म बदलता रहता है और ख़ास तौर से हर धर्म बदलता है। और पिछले 30-35 वर्षों में जिस तरह से भारत में इस्लाम बदला है, उसकी शायद बहुत ज़्यादा उस पर लिखा नहीं गया है। अंग्रेज़ी में थोड़ा बहुत लिखा गया, हिंदी के बारे में मैं जानता नहीं इसलिए कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन धर्म बहुत तेज़ी से बदलता है। केवल ये कह देना कि जो एक, जिसे अंग्रेज़ी में मैंने अपना एक जगह लिखा था कि आउटडेटेड मॉडर्निटी, आप एक ऐसी आधुनिकता की बात कर रहे हैं जो कब की पुरानी हो चुकी है। आधुनिकता भी बदलती है और ये मान लेना कि आधुनिकता बनाम इस्लाम नाम की एक चीज़ है और आज भी हम ढोए जा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इसीलिए जो आज के सरोकार हैं, उनमें धर्म जिसे हम इस्लाम कहते हैं वो कैसे प्रैक्टिस होता है, वो कैसे अपनाया जाता है, उसमें कितने परिवर्तन हुए हैं, वो जानना ज़रूरी है। तभी हम पासमानदा आंदोलन के धार्मिक परिप्रेक्ष्य को समझ पाएंगे। और वो क्या है कि पिछले 30-35 सालों में जो मुसलमानों की मजहबियत है, ख़ास तौर से अब फिर ये ज़रूरी है कौन से मुसलमान, तो मैं बात कर रहा हूँ सुन्नी मुसलमानों की। और सुन्नी मुसलमानों की जो मजहबियत है उसमें एक ऐसा आंदोलन चला जिसने जाति के सवाल को बहुत दिलचस्प तरीके से
सवालिया निशान के घेरे में लाके खड़ा कर दिया, और वो था तबलीगी जमात। तबलीगी जमात जो है वो गलत कारणों से उल्लेख में आती है, लेकिन उसका एक और पक्ष भी है, बहुत ज़रूरी है उस विषय पर बात करना। और ये बात पासमानदा आंदोलन के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि धर्म बदल रहा है, और उस धर्म में जो सबसे तबलीगी जमात जिस समय शुरू हुआ तो उसकी ओर आकर्षित होने वाले जो समूह थे वो सबसे नीची जाति के लोग थे, और उनके नीची जाति के लोगों का उसकी ओर आकर्षित होने के दो कारण थे। पहली बात तो ये कि वो बहुत ही साइलेंट तरीके से जो मुल्लावाद था उसका कहीं ना कहीं पर विरोध कर रहा था। वो उसको पूरी तरह से अराजनीतिक, असामाजिक और बिल्कुल स्थूल धार्मिकता, ऐसा नहीं कि तबलीगी जमात में सब कुछ अच्छा था, एक स्थूल धार्मिकता यानी मुसलमानों को ज़्यादा धार्मिक बनाने की जो प्रवृत्ति थी उस जैसे ही वो सामने आई, और उस प्रवृत्ति ने जैसे ही वो समाज में एक प्रचलित लोकप्रिय मजहबियत के रूप में फैलनी शुरू हुई, तब उसकी ओर आकर्षित होने वाले नीची जाति के लोग थे। और जब वो नीची जाति के लोग आए तो उन्होंने जो वर्चस्ववादी जातियां थीं उनसे सवाल पूछने शुरू किए कि अगर आप सैयद हैं तो आप इस्लामिक नज़रिए से ऊंचे कैसे हो सकते हैं। तो जो सामाजिक न्याय का दर्शन इस्लाम में बहुत पहले से मौजूद था, उसको कहीं रीडिफ़ाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू हुई। जब ये रीडिफ़ाइन करने की प्रक्रिया शुरू हुई तब बहुत दिलचस्प चीज़ें हुई। क्या हुई कि जो नीची जातियाँ थीं मुसलमानों में, जिन्हें नीच कहा जाता था, जिन्हें अर्जाल कहा जाता था, उन्होंने अपने नाम बदलने शुरू किए, जातियों के नाम बदल गए, बहुत दिलचस्प तरीके से जातियों के नाम बदले। और उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि हम आपके साथ में नहीं हैं, बल्कि हम तो उस समाज के साथ में हैं जहाँ इस्लाम शुरू हुआ था। तो इसीलिए बहुत दिलचस्प है कि पहले जो लोग पानी भरने का काम करते थे उन्हें बड़ा ख़राब शब्द था सक्का, वो कहा जाता था। धीरे धीरे जब सुधार आंदोलन शुरू हुए तो उन्हें बहिश्ती कहा जाने लगा कि ये तो जन्नती हैं, जैसे हरिजन शब्द है वैसे ही बहिश्ती शब्द था कि ये तो जन्नत के लोग हैं, बहिश्त से निकला है जन्नत का। लेकिन जैसे ही तबलीग जमात आई और उसका वर्चस्व आया और लोगों ने दोबारा से सही तरीके से, अलग तरीके से इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने अपने आप को अब्बासी कहना शुरू कर दिया कि हम अब्बासी हैं, अब हम अपना लीनियज जो है वहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से क्यों जोड़ेंगे, अब हमें सक्का कहते हो। इसी तरह से जो बढ़ई थे उन्होंने अपने आप को सैफ़ी कहना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो जुलाहे थे उन्होंने अपने आप को अंसारी कहना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से एक अलग किस्म जो नाई थे उन्होंने अपने आप को सलमानी कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जाति संगठन भी बने, और जिसको मैं ये कहूँगा कि अपने आप में एक लिबरेशन थियोलॉजी थी, एक बिल्कुल साइलेंट तरीके से जो पसमानदा ग्रुप थे उन्होंने कहीं ना कहीं पर उस जो वर्चस्ववादी सोच थी मुसलमानों के बीच में उसको पलट दिया। तो ये तीन चीज़ें हैं। अगर इन तीन चीज़ों को ध्यान से देखा जाए तो जो पसमानदा आंदोलन है वो दरअसल हमें तीन बातें सिखा रहा है। पहला, सेकुलर, यानी जो राजनीतिक और समाज जो राजनीतिक आधार हों वो सेकुलर हों। दूसरा, जो समाज में मौजूदा जातिवाद है उसका विरोध हो, और जो पासमानदा ग्रुप हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन और एफर्मेटिव एक्शन का पार्ट बनाया जाए। और तीसरा, धर्म की पुनर्व्याख्या। तो मेरे ख्याल से हमारी चर्चा के लिए आज मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।